प्रिय प्रशिक्षुओं, ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज का ये सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है। कल आपने प्रारंभिक शिक्षा, उसका अर्थ, उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में पढ़ा और जाना कि हमारी प्राथमिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य, कितना कितना बड़े उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आती है। कुछ ऐसे कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज का प्रकरण देखते हैं। तो आज का प्रकरण है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू एजुकेशन। तो आज हम उन कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतने बड़े देश में चल रही है, उसके लिए इतने इतने अच्छे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट, मीन्स शासन प्रणाली। किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस देश की शासन प्रणाली गवर्नमेंट के ऊपर निर्धारित करती है। तो ये जो शासन प्रणालियाँ हैं ये आपके मैंने नोट की हुई है। ये पहली है आपकी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। दूसरी है ब्यूरोक्रेसी, राजतंत्र। और तीसरी है लेसे फेयर, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली। तो ये जो राजतंत्र, ब्यूरोक्रेसी और हस्तक्षेप रहित ये शासन प्रणालियाँ हैं। चूँकि हम शिक्षा का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो हम थोड़ा सा प्रजातंत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैसे तो आप परिचित हैं ही, जानते ही हैं, क्योंकि जो प्रजातंत्र है वो शासन प्रणाली की सबसे बेहतर प्रणाली है, जिसमें गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, जो प्रजातंत्र है उसमें जो सरकार बनाई जाती है वो सभी के मत के द्वारा बनाई जाती है। तो इस शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो हमारे देश में लागू है, इसमें स्वतंत्रता सबके लिए निश्चित है, बराबर है, सब स्वतंत्र हैं, अपने इच्छानुसार स्वेच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। समानता, सबको समान अवसर प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। भाईचारा, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें हमारे संविधान के द्वारा इस हमें प्रजातंत्र प्रणाली में प्राप्त हुए हैं, हमारे अधिकार या हमारा न्याय। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस सब के लिए खुला हुआ है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए यदि किसी के हनन होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और अपनी बात को रख सकता है। प्रजातंत्र में सबसे मुख्य रूप से दो चीज़ें जो पूर्व में भी मैंने आपको बताई थी, व्यक्ति और समाज। प्रत्येक व्यक्ति अपने रूप से स्वतंत्र है और जिस समाज में वो रहता है उसके प्रति उसका कर्तव्य है और उसको उस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये शासन प्रणालियाँ किसी भी देश या राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
दूसरा बिंदु है आपका फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने में। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ कोई एक धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है, हम सेकुलर हैं और सबका आदर करना, सबकी दर्शन की और सबकी जो अपनी अपनी प्रणालियाँ हैं, सबका आदर करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसमें जितने भी दर्शन के क्षेत्र हैं जिनका कि आप आगे चल के अध्ययन करने वाले हैं, एक एक दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपका आदर्शवाद है, ये धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को प्रमुख स्थान देता है। उसी प्रकार से आपका यथार्थवाद है, ये प्रौद्योगिकी को और आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास पे सबसे ज़्यादा बल देता है। प्रयोजनवाद सामर्थ्य और प्रकृति के विकास पर बल देता है। इसी तरीके से प्रकृतिवाद वो प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक विकास और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता प्रदान करता है। ऐसे ही हमारे देश में तमाम वाद हैं, जड़वाद, फांसीवाद, समाजवाद, उसी तरीके से लोकतंत्र। ये दर्शन के तमाम भाग हैं और शिक्षा में ही आपके 6 दर्शन और हैं, उनका भी आपको अध्ययन करवाया जाता है। जैसे आपका न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक और नास्तिक, जिन्हें कह दिया है जैसे बौद्ध, जैन और चार्वाक। तो ये अलग अलग दर्शन है। तो ये जो दर्शन है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था। दूसरी चीज़ है जीवन दर्शन। हमारा दर्शन एक हो सकता है लेकिन जीवन दर्शन उस दर्शन को भी अलग अलग कर देता है। समाजवाद की बातें अच्छी हैं, हम मानते हैं, लेकिन आदर्शवाद की बातों को हम ये जानते हुए भी कि वो ठीक है, लेकिन जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लाइफ फिलॉसफी है, वो आइडियलिज्म को अपने ऊपर लागू करने में हमें इजाज़त नहीं देता है। ये हमारे जीवन दर्शन के अलग अलग मूल्य हैं जिनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। भले ही दूसरे के जो नियम कायदा कानून है, सिद्धांत हैं, वो ठीक हो, लेकिन फिर भी हम उनको पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाते हैं। अगला है सामाजिक विचारधारा। अलग अलग समाज की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। एक समाज दूसरे समाज से जितना अच्छा सहसंबंध स्थापित कर लेता है और एक दूसरे की भावनाओं का विचार करना, भावनाओं का आदर करना सीख लेता है, उतना ही अच्छे से वहाँ समन्वय स्थापित होता है। लेकिन फिर भी अलग अलग समाज हैं, अलग अलग नीति के लोग हैं, विचारधाराओं के लोग हैं, तो उनमें आपसी मतभेद बना रहता है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। और वर्तमान में इसका परिणाम हम भुगत ही रहे हैं। अगला 5वां बिंदु है राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल थॉट्स। राजनीतिक जो विचारधारा हैं वो भी बहुत बड़ा महत्व रखती हैं किसी भी देश की
शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में और नीचा गिराने में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे हैं कितना माहौल कैसा चल रहा है। अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों की अलग अलग जनता है, अलग अलग कानून है। कोई किसी चीज़ को प्रीफर करता है, कोई किसी को प्रीफर करता है, कोई अमुक प्रकार की शिक्षा प्रणाली को लाना चाहता है, कोई अमुक प्रकार की लाना चाहता है। तो सब एक दूसरे को टांग खिंचाई में लगे हुए हैं। जबकि जनता की भलाई को ध्यान में रख करके ये किया जाना चाहिए था। जैसे जो शिक्षा नीतियाँ बनाई जाती हैं वो राजनीति से प्रेरित होती हैं। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर एक विचारधारा की सरकार आती है तो वो अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बना लेती है, दूसरी विचारधारा की सरकार आती है वो दूसरी बना लेती है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये राजनीतिक विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं, जिन्हें कि नहीं टकराना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, लेकिन ये चल रहा है। अगला बिंदु है आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस। आपको परिचित ही है कि जहाँ अच्छी आर्थिक दशाएं होंगी वहाँ शिक्षा के जो उद्देश्य होंगे वो अच्छे से प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे भारत जैसे देश में जो कि आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, उसने अपने उद्देश्यों को उच्च स्तर तक निर्धारित तो कर लिया है, लेकिन उसे प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं आप देख ही रहे हैं। जो हमारा सैद्धांतिक रूप में है वो व्यवहारिक रूप में उस रूप से नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। आर्थिक समस्याएं आड़े आती रहती हैं। किसी भी योजना को लागू करने के लिए नीतियाँ बना दी जाती हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट जब किया जाता है तो उसमें खामियां ही खामियां रह जाती हैं। ठीक उसी तरीके से अगली चीज़ है तकनीकी उन्नत, टेक्निकल डेवलपमेंट। आप देख ही रहे हैं कि जिस देश की या जिस राष्ट्र की तकनीक जितनी ज़्यादा उन्नत होगी वो राष्ट्र उतनी ही ज़्यादा अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रख सकता है। जैसे जो विकसित देश हैं वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ बनाए हुए हैं। उनकी जो टेक्निक है वो एकदम उच्च क्लास की है, लेकिन फिर भी कभी कभी मात खा जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि टॉप क्लास की हेल्थ टेक्निक्स होने के बावजूद भी इस कोरोना काल में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इन टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जिसकी जितनी अच्छी टेक्निक्स होंगी वो उतना ही अपनी शिक्षा प्रणाली को उन्नत कर सकता है। जैसे अभी इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, ये जो आप हमारा और आपका संपर्क बना हुआ है ये तकनीक के माध्यम से ही बना हुआ है। अगर ये तकनीक ना अपनाई जाती तो क्या ये शिक्षा संभव था? नहीं था। इसी तरीके से अगला बिंदु है आपका प्राकृतिक दशाएं, नेचुरल कंडीशंस। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए उस देश की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो बहुत ही प्रमुख निर्वहन करती हैं अपने कार्य का। क्योंकि जो भी देश है वो अपनी जो शिक्षा की नीतियां हैं उनको निर्धारित करता है और उन नीतियों को निर्धारित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग प्रदेशों में लागू करता है। तो अलग अलग प्राकृतिक दशाएं होने की वजह से भी शिक्षा की जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और उधर आपका नागालैंड और असम और उधर केरला और बीच में MP UP, क्या इन सभी प्रदेशों में जो प्राकृतिक कंडीशंस हैं वो एक जैसी हैं? नहीं है। तो जहाँ जैसी कंडीशंस होती हैं वो उन्हें प्रभावित करती रहती हैं और
उसी तरीके से शिक्षा की जो उन्नति है या अवनति है वो होती रहती है। ठीक है, आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आज के लिए मैंने छोटा टॉपिक रखा है और इस तरीके से आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आप किताब से देख लीजिएगा, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको प्रश्न पूछना है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।